हेलो सर, हेलो सर, क्या इस प्रोटेस्ट में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का जगह नहीं है? आपने हर्ष भाई को अभी तक बैन किया हुआ है। क्या हेलो सर, आप हर्ष भाई को अभी तक आशुतोष सर भी बैन किए हुए हैं, तो क्या सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जिसमें बीजेपी जो है उसके खिलाफ कोई भी कुछ बोलता है तो उसके ओपिनियन उसे टेलीग्राम को बैन कर देता है, जैसा कि हमारे टेलीग्राम को बैन किया गया, अभी तक बैन है, तो क्या हमारा प्रोटेस्ट भी यही कर रहा है, वो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बैन कर दे रही है? हर्ष भाई पर बात करेंगे, एक बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, मैं खुद उनसे बात कर लूँ। और अभी मुद्दे की बात कर लेते हैं। एक सेकेंड, मतलब हम लोग क्या करने आए और क्या कर रहे हैं हम लोग। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये मैं फोटो आपको इसलिए दिखा रहा हूं, मैं दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन इस लड़के के पिता कल आए थे, रात को 9-10 बजे आए थे, और वो चाहते थे, उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे की फोटो जितने भी लोग यहाँ पर है सबको दिखाइए। तो उनका तो ये कहना था कि मेरे बच्चे के साथ जो हुआ वो हुआ, वो आगे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी हिम्मत थी उस पिता में, अपना बच्चा खोने के बाद भी वो दूसरे के बारे में सोच रहा था। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि मेरे बच्चे के साथ जो हुआ वो हुआ, मेरा बेटा तो अभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन इसके बाद किसी और के बेटे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ये इंश्योर करना है इस मूवमेंट के थ्रू। और दूसरी एक चीज उन्होंने कही है, चलो प्लीज, और दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि धर्मेंद्र प्रधान जी से उन्होंने एक सवाल पूछा, कहान का जो पहला, कहान नाम था इनका, जो पहला पेपर था बहुत अच्छा गया था। He said that he was very confident कि उन्होंने क्रैक कर लिया एग्जाम, और उनका पहला पेपर बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही पता चला पेपर लीक हुआ और एग्जाम कैंसिल हो गई और फिर से एग्जाम ली जाएगी, उसके बाद कहान बहुत ज्यादा डिप्रेस था और वो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिख रहा था। और आज उन्होंने कल ये क्वेश्चन पूछा है धर्मेंद्र प्रधान से, जो मैं चाहता हूं मैं आप लोगों को कन्वे करूं, बिकॉज वो नहीं चाहते थे वो स्टेज से बात करें। उन्होंने ये पूछा है कि क्या कहान आतंकवादी लगता है? आपके विपक्ष में आपसे कोई सवाल ना करे भाई। क्या कहान आतंकवादी लगता है? तो मैं आप लोगों से जवाब चाहता हूँ, क्या कहान आतंकवादी लगता है? क्या कहान आतंकवादी लगता है? क्या कहान के पापा को जवाब चाहिए, आप लोग जवाब दे दीजिए। जी मैं आया हूँ, मुझे कल बता दिया जाएगा कि ये दावत करेगा, क्योंकि बीजेपी के पार्टी में अच्छा कर रहा है, तो मुझे भी उसको दावत बना देंगे, क्योंकि मेरे घर में पैसा नहीं जाएगा, सीआई भी पहुंच जाएगी। नहीं मतलब मुझे तो कल मुझे समझ नहीं आ रहा था, एक पिता को अपना बच्चा गंवाने के बाद भी इस बात की चिंता है कि उनका बेटा आतंकवादी है या नहीं। इस बात का जवाब देना पड़ रहा है। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है किसी पिता के लिए जिसने अपने बच्चे को अभी खोया? इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? उन्होंने कहा है वो फिर से आएंगे, थोड़े दिन में वो फिर से आएंगे, और मैंने कहा है कि सर आप प्लीज आकर अपनी बात रखिए। तो ये सोचिए, कहान के पिता अकेले नहीं है इससे। मैंने आपको पहले ही आकांक्षा की बात बताई थी, मैंने पहले ही आपको अमेरा की बात बताई थी। आप थे कल? कितने लोग यहाँ कल थे? अच्छा बहुत सारे लोग। आज कितने लोग पहली बार आए? अच्छा तो बहुत लोग पहली बार आ रहे, तो मैं आपको कहानी बता देता हूँ। जिन लोगों ने एक बार सुना है, पहले सुना है, आई एम सॉरी रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये कहानी अब बतानी जरूरी है क्योंकि सरकार नहीं चाहती ये कहानियां बाहर आए। लेफ्ट साइड में जो एक छोटी बच्ची का फोटो है वो अमेरा है। 9 साल की बच्ची थी, राजस्थान के सबसे महंगे स्कूल में
पढ़ती थी, नीरजा मोदी स्कूल नाम में। 9 साल की बच्ची को स्कूल में बुली किया गया। उसके बाद उसने प्रिंसिपल और टीचर को कंप्लेन की। उसके बाद भी टीचर और प्रिंसिपल ने कोई एक्शन लिया नहीं, तो उस बच्ची ने 4th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। 9 साल की बच्ची। उसके बाद जो स्कूल ने जो पहली चीज की वो क्या थी, स्कूल ने पुलिस को बुलाया, गेट बंद कर दिए और स्कूल ने जो अमेरा का खून गिरा हुआ था फ्लोर पर वो साफ कर दिया, ताकि किसी को पता ना चले स्कूल में हुआ क्या। अमेरा के माता पिता कल यहाँ आए थे। कल अमेरा का 10वां बर्थडे था। पिछले 7-8 महीने से अमेरा के माता पिता जस्टिस की भीख मांग रहे हैं। और ये कोई मामूली परिवार नहीं है। उसके दोनों माता पिता सरकारी जॉब करते हैं, 1.5 लाख का इनकम टैक्स भरते हैं, फिर भी उनको जस्टिस के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। उस स्कूल की जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल तक को अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया। तो ये हुई एक परिवार की बात। दूसरा परिवार है प्रदीप मेघवाल। प्रदीप मेघवाल की फैमिली से भी मैं मिला था। प्रदीप मेघवाल के पिता मजदूरी करते हैं। फैमिली में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं, वो खुद मजदूरी करते हैं। अपनी जमीन बेचकर उन्हें प्रदीप को डॉक्टर बनाने के लिए जमीन बेची और उनके ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा भी चढ़ चुका है, क्योंकि सबको पता है डॉक्टर बनाना मतलब इस देश में स्कूल पहले 2nd स्टैंडर्ड, 1st स्टैंडर्ड, 2nd स्टैंडर्ड भेजने में 50-50 हजार लगते आज। तो कोचिंग और ये सब मिलाकर तो मतलब 20-25 लाख तो हो ही जाता है, कॉलेज का फीस, कोचिंग का फीस, ये सब। तो प्रदीप के पिता भी कर्जे में डूबे हुए हैं। प्रदीप ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया। हाथरस का केस किसको किसको याद है, जहां पर जिस लड़की का रेप हुआ था, पुलिस ने जबरदस्ती अंतिम संस्कार करवाया था ताकि कोई पोस्टमार्टम टेस्ट ना हो पाए। प्रदीप के डेड बॉडी के साथ भी पुलिस ने कुछ ऐसा ही किया। प्रदीप के पिता ने मुझे बताया कि प्रदीप का भी पुलिस ने जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करवाया। ऐसी क्या जल्दबाजी थी जो एक बच्चा सुसाइड कर रहा है, उसकी फैमिली को आप टाइम भी नहीं दे रहे हो। ऐसी क्या जल्दबाजी थी। एक स्टूडेंट था वो इस देश का, कल को जाकर वो डॉक्टर बनता और लोगों की जानें बचाता, लेकिन ये सिस्टम का फेलियर था कि उसको अपनी जान देनी पड़ी। आज प्रदीप का परिवार कर्जे में डूबा है और उन्होंने ये तय किया है कि जब तक प्रदीप को इंसाफ नहीं मिलता तब तक वो प्रदीप की अस्थियां गंगा में नहीं बहाएंगे। अब मैं आता हूं दूसरी स्टोरी पर। आकांक्षा चतुर्वेदी। आकांक्षा चतुर्वेदी नागपुर में रहती है। जब मैं नागपुर में गया था तब मैं उनकी फैमिली से मिलने गया। आकांक्षा के पिता को एक हार्ट अटैक आकर गया है। उनकी बॉडी पैरालाइज्ड है। उनका छोटा केटरिंग का बिजनेस था जो वो अब नहीं चला सकते क्योंकि बॉडी पैरालाइज्ड है। उन्होंने मुझे कहा कि आकांक्षा इस घर का दिया थी, कल को जाकर घर वही चलाने वाली थी। आकांक्षा का छोटा भाई 9th स्टैंडर्ड में है और आगे जाकर उस छोटे भाई की पढ़ाई भी आकांक्षा ही करवाने वाली थी। जिस रूम में आकांक्षा ने सुसाइड की उस रूम में मैं जाकर आया। वहां पर मैंने उसकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। और फिर जो चीज मैंने उसके पिता को पूछा कि इतना बुरा हुआ आपके साथ, क्या सरकार से आपको किसी का कॉल नहीं आया क्या सरकार से किसी का कोई मिलने नहीं आया क्या? तो उन्होंने कहा कोई मिलने नहीं आया। और इसमें शॉकिंग बात यह थी कि जो महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर है वो आकांक्षा के घर से बस 500 मीटर की दूरी पर रहते हैं। उसके बाद भी चीफ मिनिस्टर साहब ने मिलना तो छोड़िए, एक कॉल भी नहीं किया है। एक कॉल तो कर सकते थे ना। हम नहीं दे रहे दोष चीफ मिनिस्टर को, हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है, धर्मेंद्र प्रधान की गलती है, लेकिन बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ बीट राजस्थान और बीट महाराष्ट्र, दोनों जगह चीफ मिनिस्टर एक कॉल तो कर सकते थे दैट वी आर सॉरी फॉर योर लॉस। मैंने सॉरी बोला उस परिवार को, क्योंकि हम क्या करते हैं जब भी ऐसा किसी के साथ होता है, हम सबसे पहली चीज जो बोलते हैं कि हमें दुख है, वी आर सॉरी फॉर योर लॉस। ये मैं बोलकर आया उस परिवार को, जबकि ना तो मैं कोई मिनिस्टर हूं ना कोई एमएलए हूं, लेकिन इंसानियत के नाते हमें ये तो बोलना चाहिए ना। तो इन लोगों में क्यों इतनी शर्म है कि ये उन बच्चों के परिवारों को एक कॉल भी नहीं कर रहे? किस बात का इतना एरोगेंस है?
हमारे वोट से हमने चुनकर भेजा है ना इनको, हमने ही भेजा है ना। अगर इनके बच्चों के साथ ऐसा होता तो ये पूरी सरकार यहां से ऊपर से नीचे हिला देते, सारे हॉस्पिटल ये बुक करवा देते कि कोई नहीं आएगा, बस मेरे बेटे का ट्रीटमेंट चलेगा, सारा स्कूल बंद करवा देते। या अगर स्कूल किसी मंत्री का या एमएलए का बेटा सुसाइड करता ना, स्कूल पर ये लोग बुलडोजर चला देते हैं। लेकिन क्योंकि एक कॉमन मैन के घर के बेटा बेटी सुसाइड कर रहे तो इस सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है। और इस सब में मैं आपको एक कॉमन पॉइंट दिखा रहा हूं, लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं मैं कि वो लाइन क्या है। हमें लगता है इस देश में गरीबों की इज्जत नहीं है। अब कॉमन लाइन देखिए, आप प्रदीप के पिता मजदूर थे, वो भी जस्टिस के लिए भीख मांग रहे। अमेरा के पिता सरकारी जॉब करते थे, 1.5 लाख देते थे इनकम टैक्स, वो भी जस्टिस के लिए भीख मांग रहे। कल यहां पर एक एयरफोर्स के ऑफिसर आए थे, उनके बच्चे की भी हत्या की गई थी, वो भी जस्टिस के लिए भीख मांग रहे थे। तो कौन बचा है इस देश में जिसके लिए सरकार काम कर रही है? अगर गरीब को भी जस्टिस के लिए भीख मांगनी है, दर दर की ठोकरें खानी है, जो मिडिल क्लास आदमी सरकारी जॉब कर रहा है उसको भी अगर दर दर की ठोकरें खानी है, जस्टिस के लिए भीख मांगनी है, एयरफोर्स का ऑफिसर जिसने इस देश की सेवा करी है, अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस करने को जो इंसान तैयार था, उसको भी अगर जस्टिस के लिए भीख मांगनी है, तो ये सरकार काम किसके लिए कर रही है? तो ये आप लोगों को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। और आप लोगों ने ये जो 3 स्टोरियां सुनी है, जो मैंने अभी आपको कहान के बारे में बताया, अमेरा के बारे में बताया, प्रदीप के बारे में बताया, आकांक्षा के बारे में बताया, मैं चाहता हूं आप ये कहानी आगे जाकर बाकी लोगों को भी बताएं। ये वो कहानियां हैं जो ये सरकार बाहर नहीं आने देना चाहती है। ये वो कहानियां ये जो सरकार चाहती है कि चुपचाप इसको दबाया जाए। मीडिया मेलोडी की बात करती है, बच्चों ने सुसाइड करी, किसी मीडिया ने करी इनकी बात? कोई मीडिया गया प्रदीप या आकांक्षा के घर? नहीं जा रहे ये लोग। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि सरकार नहीं चाहती इनकी कहानियां बाहर आए। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग जिससे भी बात करें, उन सारे लोगों को, प्रदीप हो, आकांक्षा हो, कहान हो या अमेरा हो, इन सब की स्टोरी बताइए और ये बताइए कि कैसे ये सिस्टम ने उनका खून किया। ये आत्महत्या नहीं है। 3 इडियट्स का एक डायलॉग था ना, ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। ये मर्डर ही है। अगर पेपर लीक नहीं होते तो ये बच्चे सुसाइड नहीं करते। अगर अमेरा की कंप्लेन प्रिंसिपल सुन लेती और उस पर एक्ट करती तो अमेरा 4th फ्लोर से कूदकर अपनी जान नहीं देती। तो ये सारी कहानियां आपको लोगों तक पहुंचानी है। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं करेगा, सरकार इसको दबा देगी, सरकार ये स्टोरी बाहर नहीं आने देगी। लेकिन अब इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो मैं चाहता हूं आप सारे लोग इन बच्चों की स्टोरी को आगे लेकर जाइए। अब आपकी आवाज के थ्रू आगे बढ़ेंगे और जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलता हमें यहीं पर डटे रहना है। हमें इनके बारे में बात करनी है। हर रोज बात होगी कि किसी को लग सकता है रोज रोज एक ही बात हो रही है, कोई बात नहीं, होगी एक रोज बात। 12 साल से एक ही इंसान अपने मन की बात कर रहा है ना, तो हम इन बच्चों की बात रोज तो कर ही सकते हैं। तो हर रोज इनके बारे में बात होगी, हम इन्हें भूलेंगे नहीं और हम इनको किसी और को भुलाने देंगे भी, ठीक है। अब मैं पूछना चाहता हूं, आज रात यहां कौन कौन रुक रहा है? कम हाथ दिख रहे हैं मुझे तो, पीछे वाले जो लोग हैं मैं सबसे पूछ रहा हूं, आज रात यहां कौन कौन रुकना चाहता है? हाथ खड़े करके बता दीजिए। भीड़ तो काफी है मंडे के हिसाब से। सारी मीडिया बोल रही थी कि यहां लोग नहीं आ रहे। मंडे के दिन जंतर मंतर पर कितने लोग आए मीडिया दिखा दे। यहां पर ये मेन स्ट्रीम मीडिया है ना जो कह रही है 200-300 लोग आ रहे, बस 200-300 लोग आ रहे हैं। कल जंतर मंतर भर गया था, आज मंडे के दिन भी जंतर मंतर पूरा भरा हुआ है। तो एक बार आप सब अपने लिए तालियां बजा दे जो